नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली इजराइल और लेबनान के बीच में एक सीज फायर अग्रीमेंट साइन हो गया और अगले 60 दिनों तक जो लेबनान के लोग हैं वो अब राहत की सांस ले पाएंगे। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई गोलियां नहीं चलेंगी। हालांकि उसके बहुत सारे टर्म्स हैं, इजराइल और लेबनान के बीच में काफ़ी सारे टर्म्स जो हैं वो साइन हुए हैं। लेबनीज आर्मी कौन सा एरिया लेगी और फिर हिजबुल्ला को कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करना है, इन सब के ऊपर काफ़ी टर्म्स हैं और बहुत ही कंडीशनल अग्रीमेंट ये साइन हुआ है। और ऐसा होप किया जा रहा है कि अब ये अग्रीमेंट कम से कम ये जो सीजफायर डील है वो एक हिस्टोरिक डील बने और आगे चल करके भी ये कभी ब्रेक ना हो, क्योंकि बार बार डील साइन होती है। 2006 में भी हुआ था, फिर ब्रेक हो गई थी, फिर अभी फिर से ये वायलेंस देखने को मिला। तो ऐसे जो वायलेंस है वो आगे चल करके ना हो, इसकी होप किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ से खड़ा होता है कि हमास से भी लड़ाई चल रही है और गाज़ा में एक बहुत सीरियस ऑपरेशन कर रहा है इजराइल, तो गाज़ा की क्या स्थिति होने वाली है। तो इस वीडियो में हम वही समझने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं स्टेटमेंट्स के बेसिस पर नेतन्याहू क्या कह रहे हैं और गाज़ा को लेकर के इजराइल का क्या मूड है। क्या वो गाज़ा के में हमास के साथ भी कोई सीज फायर अग्रीमेंट साइन करेंगे, बिकॉज गाज़ा की सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है लेबनान से। लेबनान तो एक कंट्री है, वहाँ पर एक गवर्नमेंट थी, रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिनसे बातचीत हो रही थी। इजराइल की जो दुश्मनी, मतलब इजराइल की जो लड़ाई थी वो हिजबुल्ला के साथ में थी। हिजबुल्ला वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी है और बहुत सिग्निफिकेंट अब आज की डेट में वो नहीं रह गया वहाँ पर। तो मेनली जो बातचीत थी वो लेबनान की सरकार से चल रही थी। यूएस उसमें काफ़ी प्रेशर दे रहा था। लेकिन गाज़ा के साथ बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। इजराइल जो है वो गाज़ा को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, वो कोई कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता, वहाँ पर कोई जो गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, वहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो यहाँ पर कैसे बातचीत चलेगी और यहाँ पर किस तरीके से वो सीज फायर हो पाएगा उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली हुआ क्या कि जो बाइडेन ने 27 नवंबर को लेबनान वाली डील साइन करवाई इजराइल और लेबनान के बीच में। जो बाइडेन ने, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके ऊपर तो हमने काफ़ी डिस्कशन किया भी था कि जो बाइडेन ने बिल्कुल अब उनका ऑफिस ख़त्म होने वाला है, वो जाते जाते एक सेंचुरी मार करके जाना चाहते हैं और इसलिए वो बहुत प्रेशर दे करके उन्होंने ये कहा कि भाई अगर अब ये वाला सीज फायर अग्रीमेंट आप लेबनान के साथ साइन नहीं करते तो आप समझना लेबनान समझेगा हम अपना सपोर्ट इजराइल से वापस ले लेंगे। ये जो बाइडेन ने कहा और फाइनली कोई ऐसा मतलब रीज़न भी नहीं बचता था बेंजामिन नेतन्याहू के पास कि वो क्यों साइन ना करें ये सीज फायर, क्योंकि सब कुछ तो ख़त्म ही कर दिया था, हिजबुल्ला के सारी टॉप लीडरशिप को मार ही दिया था और ऐसा कोई उनके पास रीज़न बच भी नहीं रहा था, कोई हॉस्टेजेस की डील भी नहीं होनी थी बहुत बड़ी। तो इस वजह से वो इसके लिए रेडी हो जाते हैं और फिर साइन करके वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसमें अग्रीमेंट्स जो है वही मैं आपको आगे दिखा दूंगा किस किस चीज़ों पर वो लोग राजी हुए हैं। तो लेबनान का केस मैंने आपको वैसे बताया कि वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अब बात करते हैं अगर हमास के केस पे या मतलब गाज़ा के केस पर, तो इसमें यूएस क्या चाहता है। यूएस तो बिल्कुल यही चाहता है, जो बाइडेन का स्टेटमेंट आया था अभी कुछ दिनों पहले, उन्होंने इसमें यही कहा कि हम तो यही चाहते हैं कि हमास के साथ भी जल्दी से सीज फायर साइन हो और गाज़ा में भी शांति आ जाए। अगर आप उनका ट्वीट देखोगे तो उन्होंने कुछ इस प्रकार का ट्वीट वहाँ पर किया था कि कमिंग डेज में यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो जितने काउंटर पार्ट्स हैं जिनसे पहले बातचीत हो चुकी है, जैसे टर्की, इजिप्ट और कतर, ये हमास की फेवरेबल कंट्रीज़ हैं और इनसे बात करने के और उसमें एक कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। हॉस्टेजेस रिलीज़ वगैरह को लेकर के बातचीत यहाँ पर होगी। तो ये जो बाइडेन का स्टेटमेंट रहा था, जो ट्विटर पर उन्होंने डाला था, मतलब दे आर गोइंग टू टेक एन अनदर पुश। तो यूएस तो यहाँ पर चाहता है कि ये सीज फायर साइन हो जाए, बिल्कुल चाहेंगे बाइडेन। और हमास ने अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज़ हैं, जो उनकी फेवरेबल वाली कंट्रीज़ हैं, जैसे टर्की, कतर और इजिप्ट, उन कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको एक अभी खबर भिजवाई थी कि हमास जो है वो अनकंडीशनल सीज फायर के लिए रेडी है। मतलब सिर्फ आप जो हमास के मिलिटेंट्स को पकड़ा है उनको बस छोड़ दीजिए, एक छोटी सी कंडीशन ये है, बाकी वो अनकंडीशनल किसी भी तरीके से दे आर वेरी वेरी डेस्परेट फॉर अ सीज फायर। उन्होंने कई बार कोशिश करी है कि अभी तो पूरा मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म ना हो जाए, उसको जीवित रखने के लिए हमें ये चाहिए कि अभी फ़िलहाल ये लड़ाई यहीं पर रुक जाए, क्योंकि उनसे बहुत बड़ी ये गलती हुई है और उनको ये चीज़ महसूस हो चुकी है। ख़ास तौर से देखो, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के दो विंग होते हैं। एक तो ये मिलिटेंट वाला विंग है जो ये सारा काम करता है, शूरा काउंसिल जो कि डिसीजंस लेता है। एक पॉलिटिकल विंग होता है। पॉलिटिकल विंग की तो पूरी जिम्मेदारी यही रहती है कि वो पॉलिटिकली एक्टिव कैसे रखे अपने ऑर्गेनाइजेशन को। अब जब ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बचेगा तो पॉलिटिकली एक्टिव क्या रखेंगे उसको। इसलिए उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर अभी सीज फायर नहीं हुआ तो आने वाले एक आध महीने में तो पूरा समाप्ति के मतलब दौर में ही चले जाएंगे, उसको पूरा साफ ही कर देगा इजराइल। वो सिचुएशन ना हो, इसलिए इनको चाहिए कि जैसे लेबनान के साथ एक डील साइन हो गई वैसे हमारे साथ भी एक सीज फायर अग्रीमेंट किसी तरीके से हो जाए और इसीलिए दे आर वेरी डेस्परेट फॉर इट।
अब उसके कंडीशंस क्या होंगे, क्योंकि लेबनान मैंने बोला कि दूसरी कंट्री है, उसका केस डिफरेंट है, यहाँ पर हमास के साथ में क्या कंडीशंस होंगे, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले आप लेबनान के कंडीशंस को देख लो। तो यहाँ पर कंडीशन सेम है। सबसे पहला तो इजराइल अपनी फोर्सेस को लेबनान से बिल्कुल विड्रॉ कर लेगा, कोई भी एरिया ऑक्यूपाई नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये हुई है सबसे इंपॉर्टेंट कि लेबनीज जो आर्मी है वो कंट्रोल लेगी जो उनकी टेरिटरी थी उस पर, खासतौर से वो नॉर्थ लेबनान का एरिया, सेंट्रल लेबनान का एरिया, उस पर वो अपना कंट्रोल वापस से जमाएंगे। जिस तरीके से बेरूट के शहर पर हमला किया गया है उसको वापस से रिवाम किया जाएगा। ये सारी चीज़ें साइन हुई हैं। और फिर किस तरीके से वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर वहाँ पर कैंप्स लगाए जाएंगे, हॉस्पिटल्स का वहाँ पर वो किया जाएगा, और यूएस उसमें कितना फंड इन्वेस्ट करेगा, वो सब की बात हुई है। बहुत लंबा सीज फायर एग्रीमेंट है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हिजबुल्लाह का क्या होगा, क्या उसको पूरी तरीके से बैन किया जाएगा? तो नहीं, हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से यहाँ पर बैन नहीं किया जाएगा। हिजबुल्लाह जो है वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी तो वर्क वहाँ पर करेगा ही, लेकिन उनकी टेरिटरीज जो है वो डिफाइन हो जाएंगी। जो पहले उनकी टेरिटरीज हुआ करती थी उससे बहुत सारी टेरिटरी उनसे छीन ली जाएगी। जैसे कि हुआ क्या था कि हिजबुल्लाह का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड आज तक माना जाता था वो सदर्न लेबनान के एरिया को माना जाता था। अगर आप इस मैप में देखोगे तो यहाँ पर आपको बीचों बीच ये लिटानी रिवर दिख रही है, जो ये मार्क्ड है ब्लू से। ये जो लिटानी रिवर एक उल्टा एल का शेप बनाती है लेबनान में, और इसके उल्टे एल के शेप से दो पॉकेट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। एक तो ये सदर्न लेबनान का एरिया है, ये एक पॉकेट दिखाई देगा जिसका बाउंड्री सीधा इजराइल से लग रहा है, और यहाँ पर एक पॉकेट है। तो ये जो दो पॉकेट्स हैं यही इजराइल के लिए सबसे बड़े थ्रेट है। उधर का जो एरिया है वो सीरिया के साथ लग रहा है, वो कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर जो इजराइल के साथ ये दो पॉकेट्स का एरिया बाउंड्री लग रही है, यही इजराइल के लिए सबसे बड़ी थ्रेट है। तो इजराइल ने कहा है कि भाई हिजबुल्लाह को ये एरिया तो भाई खाली करना पड़ेगा, तभी हम किसी सीज फायर एग्रीमेंट पर पहुंचेंगे। और यही चीज़ यूएन ने भी कही थी। यूएन ने जो प्रपोज किया था, यहाँ पर जो आपको रेड से मार्क्ड टेरिटरीज दिख रही होंगी, लिटानी रिवर के दो पॉकेट्स क्रिएट हो रहे हैं और इजराइल के साथ जिनकी बाउंड्री लग रही है, इन दो पॉकेट्स को बफर जोन बनाया गया था कि यहाँ पर किसी की फोर्सेस नहीं रहेंगी। और यही एरिया जो है ये सदर्न लेबनान का एरिया है, और ये सदर्न लेबनान का जो एरिया है ये हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, ये पूरा एरिया। तो इस एरिया को लेबनान मतलब हिजबुल्लाह को खाली करना पड़ेगा लेबनान में, और तभी जाकर के इजराइल जो है वो रेडी होगा और अपनी फोर्सेस को वापस बुलाएगा। तो ये खाली करना उन्होंने शुरू कर भी दिया है। एक्चुअल में इजराइल क्या चाहता है, क्योंकि यहाँ पर देखो नॉर्दर्न इजराइल का एरिया है और नॉर्दर्न इजराइल के ये विलेजेस यहाँ पर मौजूद हैं, और जो नॉर्दर्न इजराइल के विलेजेस हैं उनके ऊपर लगातार अटैक करता रहा है हिजबुल्लाह यहाँ से, क्योंकि इनकी टेरिटरी बहुत क्लोज है और बॉर्डर बिल्कुल लगता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और वापस से जो इन विलेजेस के लोग हैं जो अभी फोर्स हो चुके हैं सेंट्रल इजराइल की तरफ जा कर के रहने के लिए, वो वापस से अपने विलेजेस में लौट सकें और जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जनता का वो हो पाए, इस वजह से ये पॉकेट्स तो क्रिएट करने पड़ेंगे। इस चीज़ के लिए रेडी हुए हैं। तो ये डील का जो मेन हिस्सा है इस पूरी डील का वो यही है। अब जो बाइडेन तो यहाँ पर चाह रहे हैं, यूएस भी चाह रहा है कि सीज फायर साइन हो जाए, कतर, इजिप्ट, टर्की सब चाह रहे हैं कि सीज फायर साइन हो जाए। बट इजराइल का इसके ऊपर क्या मूड है गाज़ा को लेकर के, उसको समझना बहुत ज़रूरी। क्योंकि अभी तक क्या हुआ है कि अभी तक 3, 4, 5 राउंड्स की बातचीत चली है सीज फायर को लेकर के, लेकिन इन 3, 4, 5 राउंड में ये सारी कंट्रीज तो तब भी से तैयार थी। यूएस तो तब भी रेडी था, और बाकी कतर वतर तो रेडी थे ही, हमास तो डेस्परेट था ही, और याया सिनवार के मरने के बाद तो वो एकदम ही घुटनों पर आ चुके हैं, कुछ बचा ही नहीं है उनके पास, तो वो तो बिल्कुल ही रेडी हैं। लेकिन इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो अपने आप को बिल्कुल वीक नहीं दिखाना चाहते थे। इस वजह से वो सारे कुछ ना कुछ सीज फायर एग्रीमेंट्स में अड़ंगा फंसा करके उसको कैंसिल करवा देते थे। और इजराइल के जो लीडर्स हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि हम हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन से कोई सीज फायर एग्रीमेंट करें, इससे उनको जो वैलिडिटी है वो और ज़्यादा मिल जाएगी। तो वो एक डिसाइसिव विक्ट्री की तरफ उस शुरू से जाना चाहते थे। और आज की डेट में अगर आप इजराइल का मूड देखोगे तो सेम है, वो हमास के साथ तो एटलीस्ट कोई सीज फायर एग्रीमेंट नहीं साइन करना चाहते हैं, क्योंकि जो जितने भी आप उनके पास्ट ट्वीट्स को देखो, उनके अग्रेसिव नेचर को देखो, और जो उन्होंने स्टेटमेंट्स मीडिया कॉन्फ्रेंसेस में दिए हैं उनको देखो, तो वो साफ इस चीज़ को कह चुके हैं कि हमास मतलब गाज़ा तो कोई कंट्री है ही नहीं, और वहाँ पर कोई गवर्नमेंट तो है नहीं, और हमास जो है वो किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इट इज़ अ मिलिटेंट ग्रुप, और ऐसे मिलिटेंट ग्रुप के साथ हम कोई सीज फायर एग्रीमेंट साइन करने के लिए रेडी नहीं है। और यही चीज़ जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि लेबनान का केस बहुत डिफरेंट है, यही बात इजराइल के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी कह दी थी, बेंजामिन नेतन्याहू के क्लोज हैं, उन्होंने कह दी थी कि गाज़ा जो है वो कभी इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है, और इस वजह से गाज़ा के साथ हमें कोई सीज फायर करने की ज़रूरत नहीं है। और
हमास जो है वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए हम उसके खिलाफ एक डिसाइसिव विक्ट्री लेंगे। और लेबनान का केस यहाँ पर बहुत डिफरेंट था, यही सेम चीज़ उन्होंने कही थी अभी कुछ दिनों पहले की जो ट्वीट है उसके माध्यम से और एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात पता चली कि उन्होंने ये कहा है। तो इसका मतलब साफ है कि इजराइल में हमास को लेकर के बिल्कुल भी कोई ऐसा सीज फायर को लेकर के वो लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है। सो व्हाट दे विल डू इज़ कि होने क्या वाला है आगे चल करके गाज़ा में, कि गाज़ा के लोग अभी भी राहत की सांस बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई जैसे चल रही थी उससे थोड़ा ज़्यादा होने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज पहले 2 फ्रंट्स पे लड़ाई थी, एक तरफ लेबनान में भी लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ गाज़ा में भी लड़ रहे हैं। अब लेबनान वाला शांत हो गया है, वहाँ की यूनिट्स फ्री हो चुकी हैं। तो व्हाट बेंजामिन नेतन्याहू कैन डू इज़ कि वो अपनी फोर्सेस को रीसप्लाई कर सकते हैं और दोबारा से हमास के ऊपर टोटल फोकस कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले 1 महीने इजराइल के पास बचे हुए हैं और वो इसी दिसंबर के महीने में पूरे हमास को निपटाने का प्लान कर चुके हैं और वो अपनी फोर्सेस को वहाँ पर रीसप्लाई करेंगे। बिकॉज जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट और जितने भी इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स इस पूरी चीज़ को देख रहे हैं, उनको सबका यही कहना है कि वो एक्स्ट्रा फोर्सेस को, एक्स्ट्रा यूनिट्स को वहाँ पर लगाएंगे और एक डिसाइसिव विक्ट्री के लिए जाएंगे, कि एक डिसाइसिव विक्ट्री हो, इजराइल का झंडा लहरा जाए वहाँ पर और एक मैसेज चला जाए लोगों के बीच में कि देखो हमने हमास के से एक वॉर शुरू की थी, एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक वॉर शुरू हुआ था, उन्होंने हमारे ऊपर पहले अटैक किया था, हमने पूरा हमास को ही ख़त्म कर दिया बदले में। ये मैसेज देना लोगों को बहुत ज़रूरी है, उसी के लिए वो जाएंगे। लेबनान का केस बहुत डिफरेंट था, तो उसको देख करके ऐसा ना सोचा जाए कि हमास के साथ भी वैसे ही कोई सीज फायर साइन होगा। तो कतर का कहना, टर्की का कहना, ये सब बकवास है। हाँ, लेकिन यूएस इसमें क्या कहता है, क्या बाइडेन अलाउ करेंगे पूरी फोर्सेस को गाज़ा में भेजने के लिए? तो बाइडेन रोक भी नहीं सकते पूरी फोर्सेस को गाज़ा में भेजने से। लेबनान एक दूसरी कंट्री थी, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इंटरनेशनल प्रेशर जो कि हो रहा था, लेकिन गाज़ा में बिल्कुल खुलेआम आप देख रहे हो कि इजराइल की जो फोर्सेस हैं वो घूम रही हैं। तो वो बेंजामिन नेतन्याहू 100% करने वाले हैं। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि हमने अपना ऑफर जो था उसको एक्सटेंड कर दिया है। 2 हमारे कोर्सेज हमने लॉन्च किए थे, एक 2026 के लिए, एक 2027 के लिए। प्राइसेस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये सारे ऑफर में प्राइसेस हैं। लेकिन जो सबसे लुक्रेटिव चीज़ इसमें ये है कि अगर आपको ये प्राइसेस ज़्यादा लग रहे हैं तो आपके पास नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन है। मतलब आप सिर्फ 1200 रुपये पर मंथ पर हमारे इन कोर्सेज को खरीद सकते हो। और ये जो ऑफर है कि आप सिर्फ 1200 रुपये पर मंथ पे इसको खरीद सकते हो, ये अब एक्सटेंड हो चुका है 30 नवंबर के लिए। तो ज़्यादा टाइम इसके लिए बचा नहीं है। आप इस कोर्स को अगर अवेल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। इसमें अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। इसके साथ साथ ये अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है जहाँ पर GS, CSAT, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट है उनका इवैल्यूएशन भी किया जाएगा, 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करी जाएंगी। तो आप अगर इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करना। और अगर आप 1 शॉट पेमेंट करते हो तो आपको एडिशनल 10% का इसमें डिस्काउंट मिलेगा। बस आपको एक कोड यूज़ करना होगा जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा APYT10, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।